हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट के क्या क्या सिद्धांत है। किसी भी चीज़ को मैनेज करने के लिए हम किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हम करेंगे आज, वो जो प्रिंसिपल है वो किसने बनाए हैं? हेनरी फ्योल ने बनाए हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा है। तो सबसे पहले है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर रिलेटेड। इट मीन्स ये दोनों चीज़ें जो आपस में रिलेट होती है। कैसे? ऑथोरिटी का मतलब होता है पावर। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर किसी पर्सन को हमने पावर दे दी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, यानी उसकी कोई जवाबदेही नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपनी पावर का गलत यूज़ करेगा। फिर इसी को उल्टा देखता है, अगर किसी पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी लेकिन पावर नहीं दी, तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंडर में जितने भी सबॉर्डिनेट है, जितने भी उससे नीचे जो वर्कर है, काम कर रहे हैं, वो उसकी बात ही नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके पास कोई पावर ही नहीं है। तो जब तक एक पर्सन को ये दोनों अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ नहीं दी जाएंगी, तब तक इसका मिसयूज़ होएगा। तो हेनरी फ्योल ये बोलते हैं कि अगर तुम्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से मैनेज कराना है, तो उसके मैनेजर को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें दी जानी चाहिए, तभी जाके वो अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। सेकेंड प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो एक सबॉर्डिनेट है उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए। जैसे कि एक वर्कर है, उसको एक ही मालिक से आदेश मिलने चाहिए। अगर उसे एक से ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, एक वर्कर है, उसके ऊपर 5 बंदे ऑर्डर मार रहे हैं, तो वो उतने काम में वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा उतने टाइम में, जितना कि एक सुपीरियर देता तब वो कर पाता, क्योंकि उसका माइंड पजल हो जाएगा कि मैं पहले किसका काम करूं। और अगर उसने एक का कर दिया तो बाकी 4 उस पर चिल्लाएंगे, इसलिए उसे सबका थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। सबका थोड़ा थोड़ा करेगा तो किसी का भी कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो 5 की डांट खाएगा। इसलिए ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाना चाहिए कि एक वर्कर को एक ही मालिक से काम मिले, तब वो उसको कंप्लीट कर दे, उसके बाद उसे चाहे दूसरे पर्सन से मिल जाए। मतलब कि एक वर्कर के ऊपर एक ही मालिक होना चाहिए, कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तभी वो बंदा शांत दिमाग के साथ काम कर पाएगा। थर्ड प्रिंसिपल रहेगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि इसमें भी वही रहेगा कि एक पर्सन को एक ही सुपीरियर से डायरेक्शन मिलनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि उसे क्या काम करना है। जैसे कि फ्योल क्या कहते हैं कि 1 हेड एंड 1 प्लान। एक पर्सन है, उसके ऊपर एक ही प्लान होना चाहिए कि तूने इस प्लान को फॉलो करना है। ये एक साल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन का पहले एक ही गोल होना चाहिए कि इस साल हमने ये चीज़ अचीव करनी है। फिर वो उन्होंने अपने सबॉर्डिनेट को बता दिया और सारे मिलकर उसी पे वर्क करेंगे। उन्हें डायरेक्शन क्या मिल गई? ऑब्जेक्टिव, और एक ही ऑब्जेक्टिव, तो सारे मिलकर उसी पे वर्क करेंगे। इस प्रिंसिपल को फॉलो करने से मैनेजमेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट फोर्थ प्रिंसिपल रहेगा स्केलर चैन ऑफ कमांड, यानी कि जो सबसे ऊपर मैनेजर है, जो टॉप लेवल मैनेजर है, वो क्या करेगा? मिडल लेवल मैनेजर को काम सौंपेगा। जो मिडल लेवल मैनेजर है वो क्या करेगा? लोअर लेवल को। जो लोअर लेवल मैनेजर है वो क्या करेंगे? वर्कर्स को, फोरमैन को, उनके नीचे जो काम करते हैं उनको काम सौंपेंगे। तो इस तरह से स्केलर चैन चलती है कमांड की, तभी जाके चीज़ों को अच्छे से मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट रहेगा डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम को अच्छे से डिवाइड किया जाना चाहिए। जब काम को अच्छे से डिवाइड किया जाएगा, इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो पर्सन जिस काम को करने के योग्य है उसको उसी के अकॉर्डिंग काम दिया जाएगा। और जब काम अच्छे से डिवाइड होगा, सारे पर्सन अपने अपने काम को पूरे एफिशिएंट तरीके से करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे मेरी एबिलिटी के हिसाब से काम मिला है और मेरे साथ वालों को भी काम मिला हुआ है, तो सारे अपना अपना काम अच्छे तरीके से करेंगे। नेक्स्ट प्रिंसिपल रहेगा डिसिप्लिन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं उनको डिसिप्लिन के अंदर बांध के रखना चाहिए। ये सब काम जो एक मैनेजर का होता है, जब सारे वर्कर्स डिसिप्लिन के साथ काम करेंगे तो काम टाइमली और ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। सभी अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे डिसिप्लिन के साथ। ये जो काम है बेसिकली मैनेजर्स का ही होता है। जब हमारे सुपीरियर अच्छे होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। जो एग्रीमेंट है वो ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, तभी जाके डिसिप्लिन मेंटेन हो पाएगा। नेक्स्ट रहता है कि अगर कोई पर्सन डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टीज़ लगाई जानी चाहिए, तो दूसरों को भी डर रहेगा कि अगर हम अनुशासन में नहीं रहे तो हमारे ऊपर पेनल्टीज़ लग सकती है। तो इससे ज़्यादा लोग डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट रहेगा सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है उसके साथ साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी लेके चलना चाहिए। लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को देखा जाएगा, उसके बाद इंडिविजुअल इंटरेस्ट को। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके कि दोनों इंटरेस्ट को साथ में लेकर चला जाता है। लेकिन जहाँ पे नेशनल इंटरेस्ट की बात आ जाती है तो नेशनल इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से ऊपर रखा जाता है।
नेक्स्ट रहेगा रेम्यूनरेशन, यानी कि जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उनको टाइमली सैलरी प्रोवाइड की जानी चाहिए, सैलरी वेजेस जो भी उनका बनता है। और जिस एम्प्लॉय को ज़्यादा सैलरी मिल रही है वो उसके काम के बेस पे मिलनी चाहिए। कोई भी इसके अंदर जो पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि किसी मैनेजर का जो है जानने वाला है तो वो उसको ज़्यादा सैलरी दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सभी को इक्वल रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए और जिसको ज़्यादा मिल रहा है वो उसकी वर्किंग कंडीशन है जॉब के हिसाब से मिलना चाहिए। नेक्स्ट रहेगा 9th प्रिंसिपल सेंट्रलाइजेशन, यानी कि मेन जो पावर है, जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो किसी एक पर्सन के द्वारा लिए जाने चाहिए। जो मेन पावर है वो टॉप लेवल मैनेजर के पास होनी चाहिए। ये सब में बांट दी। बाकी देखा जाए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे तो एक ही पर्सन जो होता है वो अपने ऑर्डर इशू कर देता है, लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे जो पावर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है। जैसे टॉप लेवल मैनेजर्स के डिफरेंट पर्सनस में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इस टाइप से। पर बेसिकली देखें तो जहाँ पे सेंट्रलाइजेशन होता है ना वहाँ पे काम ज़्यादा अच्छे से हो पाता है, क्योंकि एक ही बंदा है हमारे ऊपर तो सारे उसी की सुन के अच्छे से काम करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल रहेगा ऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है कि राइट पर्सन एट राइट प्लेस, यानी कि जो पर्सन जिस काम के लायक है उसको वही काम दिया जाना चाहिए और उसको वो सही टाइम में कंप्लीट कर पाए। उसको उस काम की नॉलेज अगर है तो वो उसको सही टाइम पे कंप्लीट कर देगा और ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करना ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट रहेगा इक्विटी, यानी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर काम कर रहे हैं उन सब के साथ इक्वालिटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि कोई मेल या फीमेल के बेस पे उनके साथ पार्शियलिटी की जा रही है या फिर एज या सेक्स के हिसाब से की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी होनी चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इक्वालिटी होगी तो सभी एम्प्लॉयज़ ईमानदारी के साथ काम करेंगे, लॉयल रहेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो ये सोचेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, वहाँ पर सभी को इक्वल लिया जाता है। नेक्स्ट 12th प्रिंसिपल रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, यानी कि जितना ज़्यादा हो सके अपने ऑर्गेनाइजेशंस के एम्प्लॉयज़ को स्टेबल करके रखना चाहिए, यानी कि लंबे टाइम तक बनाए रखना चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ बार बार ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज ख़राब होती है। सेकेंडली, हमने उस एम्प्लॉयज़ को काम सिखाने में जितना टाइम लगाया वो हमारा टाइम वेस्ट हो गया और जो हमने लेबर लगाई थी उसके ऊपर जिसने उसको सिखाया था उसकी भी मेहनत वेस्ट होगी। और जो एम्प्लॉयज़ अच्छे ही नहीं हैं, जो काम के लायक ही नहीं है, जिनको कुछ आता जाता ही नहीं, उनको टाइमली निकाल देना चाहिए ताकि हमारा कुछ ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाकी जो पर्सन अच्छे हैं, जो कैपेबल हैं, उनको लंबे टाइम तक बना के रखना चाहिए। ये प्रिंसिपल ये बोलता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल रहेगा इनिशिएटिव, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें हमें चांस देना चाहिए इनिशिएटिव लेने का, यानी उनके माइंड में अगर कोई नया आइडिया है तो उनके आइडिया को भी सुना जाना चाहिए। हो सकता है कि वो आइडिया हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा अच्छा हो, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ की तरफ ले जाए। तो हर पर्सन को जो है इनिशिएटिव लेने का यानी पहल करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट 14 प्रिंसिपल रहेगा स्पिरिट द कोर्प्स, यानी कि इस प्रिंसिपल के अंदर ये बताया हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको टीम स्पिरिट में काम करने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। नहीं, सारे वर्कर अगर एक टीम बना के काम करेंगे, कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अपने एफर्ट्स करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि सारे वर्कर उसी पर वर्क कर रहे हैं, सारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लेकिन सबका कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है? हमें प्रॉफिट ज़्यादा करना है। कोई वर्कर क्या करेगा? कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा। कोई क्या करेगा? मशीन्स जो वेस्ट चल रहे होंगे उनको बंद कर देगा। और कोई क्या करेगा? जो मशीन्स यूज़ कर रहा है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करेगा, रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ करने की। तो सारे जो वर्कर्स हैं वो सारे सेम ऑब्जेक्टिव में लग जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव अचीव करना ज़्यादा इजी हो जाएगा। बाकी कुछ अदर प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन अलग अलग होता है। बात तो सही है, प्लानिंग का मतलब हमने जस्ट काम को सोचा और एग्जीक्यूट यानी हमने उस पर एक्शन लिया, ये दोनों चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट रहेगा कि अगर हमारे बिजनेस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए हमें साइंटिफिक अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, यानी कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए। अगर टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो मार्केट में लंबे टाइम तक बने रहने के लिए हमें भी उन चेंजेस को अडेप्ट करना चाहिए, यानी स्वीकार करना चाहिए। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने की कोशिश करो, रिसोर्सेज के वेस्टेज को कम करो, जितनी भी मशीन वगैरह है तुम्हारे पास उसका फुलर यूटिलाइजेशन करो। लाइक एक मशीन से 10 यूनिट बन सकते हैं एक दिन में, तो उन 10 यूनिट को बनाओ और उन्हें सेल करने की कोशिश करो। हायर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करो, क्योंकि इससे हमारे देश की भी ग्रोथ होगी। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स मशीन मटेरियल, यानी हर चीज़ का स्टैंडर्ड फिक्स करो कि इस मटेरियल से हम कितना बना सकते हैं, इस मशीन से हम कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, और फिर देखो हम उतना प्रोड्यूस कर पाए या नहीं, मटेरियल से उतना सामान निकाल पाए या नहीं, आउटपुट निकला या नहीं निकल पाया। नेक्स्ट रहेगा कि हर चीज़ के स्टैंडर्ड फिक्स करो, उससे कंपेयर करो, फिर जो उसके अंदर कमियां हैं अगर हम स्टैंडर्ड को अचीव नहीं कर पाए तो उसके देखो कि वो कमियां क्यों है, ताकि आगे से वो चीज़ ना हो।
नेक्स्ट रहेगा अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो एक दूसरे की बात को समझे, कोऑपरेशन हो यानी समन्वय के साथ काम करे, लड़ाई झगड़े ना करे। ये थे डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेनरी फ्योल ने दिए थे। पहले 14 तो हेनरी फ्योल ने दिए हैं, अदर्स कौन से हैं कि मैनेजमेंट के कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि जो लोग ज़्यादा सोचते हैं मैनेजमेंट के बारे में। डिफरेंट जो मैनेजमेंट मैनेजर्स हैं उन्होंने कुछ अपने बेसिक्स से बताया, लेकिन पहले जो 14 हेनरी फ्योल ने दिया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके। आई होप आज आपको मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट समझ आए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।